हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ और अब हम इसे सीखेंगे इन द टैबुलर तो सबसे फॉर्म। पहले हम जब बात करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरनेशनल लॉ सोर्सेस। ठीक है, तो जब इंटरनेशनल लॉ सोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये प्रोवाइड करता है कि मतलब देखो, कहीं ना कहीं से किसी लॉ की शुरुआत होती है। तो जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अंदर उसका एक स्टेट्यूट बना, एक एक्ट बनी, ये समझो एक एक्ट बनी। उस एक्ट का आर्टिकल 38 मेन सोर्सेस के बारे में बात करता है कि इसके सोर्सेस कैसे होंगे। इसके सोर्सेस दो तरह के होंगे। ठीक है, एक होगा आपका मेन सोर्स, एक होगा आपका सब्सिडरी सोर्स। ठीक है, जो मेन सोर्स होगा वो आपका कैसा, मतलब जो बेसिकली मेन सोर्स होगा वो क्या होगा। मेन सोर्स होगा आपका डायरेक्ट सोर्स, यानी कि जहां से डायरेक्टली ये बोला जा सकता है कि इसके बेसिस पे इंटरनेशनल लॉ बनी है। और सब्सिडरी सोर्स जो होगा वो क्या होगा आपका इनडायरेक्ट सोर्स। इस बात को ध्यान रखें कि सब्सिडरी का मतलब सेकेंडरी नहीं होगा, इनडायरेक्ट वे में ये सोर्स बना है। अब मेन सोर्स के अंदर इसके फर्स्ट 3 क्लॉजेज आते हैं, यानी कि आर्टिकल 38(1) का क्लॉज ये बोलता है इस केस में जो मेन सोर्स होंगे वो क्या होंगे। सबसे पहला सोर्स इंटरनेशनल लॉ का है ट्रीटीज। ठीक है, और कौन सी ट्रीटीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज। दूसरा सोर्स जब ये बात करता है तो दूसरा सोर्स होगा आपका कस्टम, इंटरनेशनल कस्टम। ठीक है, इसके अलावा तीसरा सोर्स होगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। ठीक है, तो ये तीन जो है ना, ये आपके प्राइमरी सोर्स यानी कि डायरेक्ट सोर्स हो गए जहां से इंटरनेशनल लॉ निकल कर आई है। मेन मोटिव इस पर्टिकुलर डायग्राम या चार्ट को बनाने का यही है कि जब आप इस पर्टिकुलर चीज में आंसर राइटिंग करें तो आंसर राइटिंग में अगर आप टेबल पहले बना लेंगे तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा कि सोर्सेस कहाँ से है। तो मेन सोर्सेस क्या हो गए आपकी, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, कंट्रीज के बीच में साइनिंग हो रही है, कन्वेंशन हो गई। दूसरा सोर्स आ जाएगा आपका कस्टम, और तीसरा सोर्स आ जाएगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाय सिविलाइज्ड नेशन। इसका मतलब हम आगे समझेंगे, फिलहाल सिर्फ टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपका सब्सिडरी सोर्सेस। ठीक है, अब सब्सिडरी सोर्सेस जो हैं उसके अंदर हमारा सबसे पहला पार्ट आता है। सबसे पहला पार्ट ये आपका क्लॉज जो है ना, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, और डी क्लॉज के अंदर, इसके अंदर सब्सिडरी सोर्सेज में डी पार्ट में फर्स्ट पार्ट ये बोलता है सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 59। ठीक है, किसका, इसी स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ का। तो एलरेटेड स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बोल रहा है इस चीज को सब्जेक्टेड, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्लॉज बोलता है कि ये इंटरनेशनल लॉ की जो एप्लीकेबिलिटी है, ये जो सोर्सेज अब हम बताने वाले हैं सब्सिडरी इनडायरेक्ट सोर्सेज, ये
एक्चुअल में नहीं मान के चला जा सकता कि ये जो है वो एक्चुअल सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनकी रेफरेंस लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है आपका राइटिंग ऑफ जूरिस्ट। ठीक है। थर्ड पार्ट आता है इक्विटी। टेंशन मत लो, इन सब का मतलब भी समझाऊंगी। उसके बाद आपका आता है फोर्थ पार्ट, जिसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली। अब इन सारी चीजों को एक बार ध्यान से देखो। अभी तक हमने क्या करा, हमने बस इतनी सी चीज करी कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज समझाने हैं। सोर्सेज कैसे समझाएंगे, टीचर को बस आपने इतनी सी बात समझानी है कि आर्टिकल 38 जो है स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट का, वो बताता है कि इंटरनेशनल लॉ के दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है मेन सोर्स, एक होता है सब्सिडियरी सोर्स। मेन सोर्सेज में आते हैं आपकी ट्रीटीज, कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, और सब्सिडियरी जो सोर्सेज हैं उसके अंदर आता है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 59 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मतलब इसकी सब्जेक्शन 59 आर्टिकल सीधी सी बात ये बोलता है कि ये जो सोर्सेज हम बताने जा रहे हैं इसको हम डायरेक्ट नहीं मान सकते, ये सब सब्सिडियरी सोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट वे में तभी आएंगे जब ये ट्रीटी, कस्टम और जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है किसी कंट्री से रिलेटेड। इसके अंदर आएगा जुडिशियल डिसीजंस, राइटिंग्स बाय जूरिस्ट, यानी कि जूरिस्ट ने अलग अलग क्या क्या बोला, इक्विटी मतलब इक्वालिटी के बेसिस पे होना चाहिए, रीजनेबलनेस होनी चाहिए, रेजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो जनरल असेंबलीज है, जैसे कि अलग अलग यूएन नेशंस वगैरह, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अलग अलग रेजोल्यूशंस लेकर आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सोर्स बन सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के लिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में जानने वाली ये है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो कोडिफाइड नहीं है, नॉट कोडिफाइड। तो क्योंकि ये कोडिफाइड नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट कोडिफाइड, इसी वजह से अलग अलग जगह पर इसके सोर्सेज बनाए गए, कुछ को मेन बना दिया, कुछ को हमने सब्सिडियरी सोर्स बना दिया। अब ट्रीटीज के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रीटीज भी दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी जनरल और एक होती है आपकी पर्टिकुलर। जनरल का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर, मतलब जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो सब के सब एक पर्टिकुलर ट्रीटी में अग्रीमेंट, बेसिकली ट्रीटी क्या होती है कि अग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को साइन करते हैं और कहते हैं कि हाँ अब से ये जो रूल्स हैं वो हम पे भी लागू होंगे, तो वो जनरल होता है। पर्टिकुलर मतलब दो या दो से अधिक बोल सकते हैं, दो तीन नेशंस इकट्ठे मिलकर एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन करते हैं। ट्रीटीज में फिलहाल अभी हम फॉर द चार्ट यही लिखेंगे। इन कस्टम्स को, कि कस्टम्स, एक पर्टिकुलर कस्टम्स में क्या होता है, कस्टम्स में और यूसेज में फर्क होता है। सबसे पहला पॉइंट है, यूसेज और कस्टम में फर्क होता है। जब तक कोई प्रथा, ठीक है, कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं की जाती तब तक वो यूसेज ही रहती है, ठीक है। जब वो पर्टिकुलर जो प्रैक्टिस है, प्रथा यानी कि प्रैक्टिस, जब उसे सैंक्शन मिल जाता है कोर्ट के द्वारा, तब वो कस्टम बन जाता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल लॉ में इस कस्टम की फॉर्मेशन ऑफ कस्टमरी रूल्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, ठीक है, रूल्स हैं। अब इनके बारे में हम बात करें। इंटरनेशनल लॉ में जब हम कस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसमें बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कस्टमरी रूल्स कैसे बनता है, ये फर्दर बनेगा तीन तरीके से। कैसे डिसाइड किया जाएगा कि एक यूसेज एक कस्टम है, सबसे पहली चीज देखी जाएगी ड्यूरेशन, ठीक है, कितने लंबे समय से चला आ रहा है। दूसरी चीज देखी जाएगी कंसिस्टेंसी,
कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि वो चीज जो है ना, और यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि वो वैसे ही चला जा रहा है जब से उस पर्टिकुलर दो कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का केस ले लें, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद फॉर एग्जांपल उनके बीच में कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई, लेकिन ये पता है कि हम ट्रेड कर रहे हैं आपस में हमारा ट्रेड चल रहा है, वहां से हमें कॉटन आ रही है और यहाँ से हम जो है अनियंस भेज रहे हैं, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे हम ये करके चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को, और ये चीज ना 50 सालों से चली जा रही है, ड्यूरेशन भी आ गया, कंसिस्टेंसी भी है, यूनिफॉर्मिटी भी है कि हाँ ये चल रहा है। तो कल को अगर कोई डिस्प्यूट अराइज करता है तो उस केस में उस पर्टिकुलर यूसेज को कस्टम कैसे माना जाएगा, इन ग्राउंड्स पे माना जाएगा कि ड्यूरेशन, कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी, और थर्ड पार्ट आपका आता है इसमें जेनरलिटी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, एक बार अच्छे से अपने आप भी अपनी कॉपी में से लिख लीजिएगा, चार्ट को बना लीजिएगा, मैं फोटो अटैच कर दूंगी। अब इसमें एक चीज ये बोली गई है कि एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि ट्रीटीज को प्रेफर किया जाएगा कस्टम्स के ऊपर, और जनरल पब्लिक लॉ और रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन से ऊपर प्रेफर किया जाएगा कस्टम्स को। फिर ये सारी चीजें तो एरोज लगा लेना, ग्रेटर देन है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है। अगर कोई कंट्रीज ट्रीटीज साइन करती हैं, ठीक है, तो वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां पर वो ट्रीटीज को प्रेफर करेंगे ओवर कस्टम्स। अगर ट्रीटीज नहीं है, अगर ट्रीटीज नहीं होंगी तभी क्या है, वो कस्टम्स को कंसिडर करेंगे। अगर कस्टम्स और ट्रीटीज दोनों नहीं होगी तब जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन को प्रेफर किया जाएगा। और अगर ये तीनों ही नहीं है, मतलब हमारे पास तीनों ही मेन सोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, तब जाकर हम किस में आएंगे, सब्सिडरी सोर्सेज में आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में ना प्रेसिडेंट्स को नहीं चलते हैं। जैसे हमारी इंडियन लॉ है, हमारी पर्टिकुलर म्यूनिसिपल लॉ होती है, कंट्री की लॉ होती है, उसमें क्या प्रेसिडेंट्स चलते हैं, पुराने केसेस के रेफरेंस लिए जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ऐसा नहीं होता। हाउएवर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो कोई मतलब इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करते, कुछ हद तक रेफरेंसेस लिए जा सकते हैं। इसीलिए इनको हमने क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज बोला है, जिसमें हम लेते हैं। अगर ये सब नहीं होगा अवेलेबल तभी ये किस में आएगा, सबसे पहले ये जुडिशियल डिसीजंस को देखेगा। अब उस पर्टिकुलर केस में जुडिशियल डिसीजंस भी नहीं है तो फिर ये जूरिस्ट पे जाएगा, लर्नेड पीपल पे जाएगा, जो जूरिस्ट हैं, जिनको नॉलेज है पर्टिकुलर कंट्री के, उन्होंने कुछ अपने हिसाब से चीजें बताई, एक्सपीरियंस बताए हैं जो कंट्री के, जो कि बता रहा है कि ये कस्टम बन चुका है कंट्री में ये चीज को, मतलब कंट्री की जो इंटरनेशनल लॉ होती है और इंटरनेशनल लॉ में फर्क होता है। इसे जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस पर। अब आ जाते हैं हम हमारे फर्स्ट पार्ट पे, ट्रीटीज, कि ट्रीटीज क्या होती हैं। ट्रीटीज बेसिकली एग्रीमेंट्स होते हैं, किसके बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की वीडियो इससे प्रीवियस वीडियो है, अगर वो नहीं देखी है तो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रीटीज क्या होती है, एग्रीमेंट्स हैं दो या उससे अधिक स्टेट्स के बीच में, या फिर जो सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के उनके बीच में। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है वीनिया कन्वेंशन, ये एक ट्रीटी है 1961 की। ट्रीटी के बारे में ये आती है कि जब हम ट्रीटीज के बारे में बात करते हैं तो ट्रीटीज, जब किसी व्यक्ति ने एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन कर दिया, इसका मतलब उसका कंसेंट है। सिमिलरली जब कंट्रीज एक ट्रीटी को साइन करते हैं, इसका मतलब है कि उनका कंसेंट है, वो अबाइड करेंगे विथ वॉट एवर द रूल्स ऑफ द पर्टिकुलर इंटरनेशनल लॉ विल बी, राइट। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रीटीज को सोर्स के फॉर्म में यूज करते हैं तो वो कैसे उसे यूज करेंगे, जो उनके पर्टिकुलर अग्रीमेंट में लिखा गया है ना, उसी के हिसाब से उसकी वायलेशन जब होगी, ठीक है, उसकी वायलेशन होने पर ही वहीं से इनकी लॉज निकल के आएंगी।
क्लियर है? अब जनरल ट्रीटी मैंने आपको पहले बता दिया। जनरल ट्रीटी का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे नेशंस मिलके एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन करते हैं और वो सब पे चीज़ें लागू हो रही हैं, उसके रूल्स सब पे लागू हो रहे हैं उन एग्रीमेंट्स के, तो वो जनरल ट्रीटी में आता है। और जब एक दो या दो से ज़्यादा, यानी कि 2-3, ज़्यादा नहीं, मतलब ओनली 2-3 नेशंस एक साथ मिलके कोई ट्रीटी साइन करते हैं, तो वो पर्टिकुलर ट्रीटी हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं हमारे कस्टम पे। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 38, ठीक है, क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी। अब कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स को क्या होते हैं? बेसिकली ये होते हैं आपकी क्वालिफाइड प्रैक्टिस। इसका मतलब वो प्रैक्टिसेस जिनको कोर्ट के द्वारा मान्यता दी गई है, वो हमारे कस्टम्स होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या होगा? इंटरनेशनल कस्टम्स ये रूल्स होते हैं जो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा और बहुत टाइम से। ठीक है, बहुत ऐसे रूल्स जो कंट्रीज खुद से प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हैं, और कोर्ट के द्वारा इसको, इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा इसको सैंक्शन मिल गई है कि हाँ जी ठीक है, आपके कस्टम्स को हम मान लेते हैं कि ये कस्टम्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। कस्टम में सबसे पहला केस आता है असाइलम केस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का 1950 का ये केस है। इस केस में बहुत ही सिंपल सी बात बोली गई, जैसे कि नॉर्मल हमारे कोर्ट्स में होता है, जिसने केस फाइल किया है उसी के पास मतलब ये होता है कि उसे प्रूव करना पड़ता है कि सामने वाले ने उसका नुकसान किया है। तो सिमिलरली इस केस में भी यही कहा कि पार्टीज विच relies on the custom must prove that this custom is established in such a manner that it has become binding to the other party। कि उनको ये बताना पड़ेगा, एक कंट्री को बताना पड़ेगा कि ये जो है ये हमारा कस्टम था और डिस्प्यूट अकर करी है। मतलब हमारे कस्टम में भी रूल्स होते हैं, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि सामने वाली कंट्री ने उन रूल्स, उन कस्टम्स को वायलेट किया है। ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो कस्टम्स उनके साथ क्या है, बाइंडिंग है। नेक्स्ट केस पे हम आते हैं, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टम्स के अंदर। ये एक केस जो है वो लैंडमार्क केस माना जाता है। इसलिए लैंडमार्क केस माना जाता है क्योंकि इसमें ये बताया कि किसी भी यूसेज को कस्टम मान लिया जाए या वो ये कस्टम है, इसके लिए हमें ना 3 चीजें ध्यान में रखनी है, ड्यूरेशन, कंटिन्यूटी एंड जनरलिटी। अब हम आते हैं ड्यूरेशन के ऊपर। ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि कितने समय से एक पर्टिकुलर यूसेज को प्रैक्टिस किया जा रहा है। लेकिन कुछ केसेस में ये चीज भी बताई कि समय पे निर्भर नहीं करता है एक कस्टम। तो ये जो पॉइंट है ड्यूरेशन का, एग्जैक्टली एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस जिसमें ये चीज़ दी गई, उसमें ये बताया कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत ही कम समय में क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 में एयर स्पेस है ना, उसमें सोवरेनिटी थी। सोवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंट थी। वहाँ उस टाइम पे क्या बोला जाता था कि जो एयर है ना, एयर में जो एयरक्राफ्ट होते हैं, बाउंड्रीज नहीं है उनकी, और वो वहाँ पर किसी भी एयर में जाकर वो इंडिपेंडेंट है और वहाँ पर किसी के ऊपर भी कुछ भी एयर स्ट्राइक्स करी जा सकती हैं। ये चीज़ क्या बन गई, कस्टम बन गई, और बहुत कम समय में ऐसा हो गया था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो इसीलिए ये प्रूफ है कि ड्यूरेशन एग्जैक्ट ग्राउंड नहीं हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर यूसेज को कस्टम बनाने में। नेक्स्ट ग्राउंड आता है कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्मिटी, कि अगर कोई प्रथा चली आ रही है तो उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, एज इट इज चल रही है, कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर इनकंसिस्टेंसी होती है किसी प्रथा में तो वो ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल्स हो जाएगा, यानी कि वो फिर क्या नहीं माना जाएगा, वो कस्टम नहीं माने जाएंगे। जनरलिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब बहुत सारी कंट्रीज उस पर्टिकुलर कस्टम को फॉलो करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, प्रथा वैसे ही फॉलो की जा रही है। अब केस है वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइन वर्सेस आर, राइट। जिन रूल्स को क्वेश्चन में लाया गया है, जिन्हें बोला गया है कि ये कस्टम है, उसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो रूल्स जो है ना वो वाइडली यूज़ किए जा रहे हैं, वो कस्टम्स वाइडली यूज़ किए जा रहे हैं और जनरली एक्सेप्टेड हैं। कि कस्टमरी रूल्स भी 2 तरह के होते हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर। जनरल का मतलब क्या हो गया,
जो सभी नेशंस, बहुत सारे नेशंस फॉलो कर रहे हैं, सभी तो नहीं, मतलब बहुत सारे नेशंस फॉलो कर रहे हैं, और पर्टिकुलर यानी कि दो जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं वो ही उन दो या दो से अधिक जो भी हैं वो लोग उनको कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये अब सोर्स है ना इंटरनेशनल लॉ के, मतलब समझ आ गया कि बेसिकली इंटरनेशनल लॉ कोडिफाइड नहीं है, हर कंट्री के अपने रूल्स हैं। कंट्री का व्यवहार एक दूसरी कंट्री से बिल्कुल अलग है, हर कंट्री का व्यवहार अलग कंट्री से अलग होता है। इस वजह से जो उनका व्यवहार है उसी के हिसाब से रूल्स बनाए जाते हैं इंटरनेशनल लॉ में। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। इस चीज को समझाती हूँ मैं आपको, क्या मतलब हुआ इसका। अगर ट्रीटीज अवेलेबल नहीं है, कस्टम्स उनके जो हैं, कोई भी कस्टम नहीं है दो कंट्रीज के बीच में, तो उस केस में क्या किया जाएगा, स्टेट का इंटरनेशनल लॉ को मान्यता दी जाएगी। अब स्टेट की इंटरनेशनल लॉ क्या होती है, इसका एग्जांपल लेते हैं। इंडिया हमारी कंट्री है, अब इंडिया के कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर जा रहा है तो उसको उसके साथ कैसे डीलिंग होगी, वो इंडिया में ही इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं। तो वैसे ही हर कंट्री के अपने एक इंटरनेशनल लॉ होते हैं कि बाहर वो किसी कंट्री में जा रहा है या फॉरेन डिप्लोमैट्स है किसी कंट्री में बैठे हैं, उससे रिलेटेड उनकी कुछ खुद की लॉज होती हैं। उन लॉज के ऊपर ही क्या है जो रूल्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं जुडिशियल डिसीजंस पर। ये सारे क्या है, सब्सिडरी सोर्सेज है, मैंने पहले ही बता दिया है। मेन पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, यानी कि हाथी चला गया, बस पूंछ रह गई है, तो इसमें टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं, जो अलग अलग केसेस से निकल के आए हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, अभी हमने कॉन्टिनेंटल नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल केस किया, तो ऐसे ही, या फिर असाइलम केस किया। ये क्या, जुडिशियल डिसीजन जो हम पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट्स है, यानी कि पहले से सेट किए गए हुए कुछ मतलब केसेस के द्वारा एक डिसीजंस हैं जो आगे यूज किए जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में इसे यूज नहीं किया जाता है। हाउएवर इसे कंसिडर किया जा सकता है जहां पर आपके कस्टम्स, ट्रीटीज या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री की कोई इंटरनेशनल लॉ ना हो, तो फिर हम प्रीवियस डिसीजंस को कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसमें आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आर्टिकल 59, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 क्या बोलता है कि डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैज नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी केस पे बाइंडिंग होंगे और उन पार्टीज पे ही बाइंडिंग होंगे, वो भी कैसे, ऑन देयर ओन डिस्क्रिशन, अगर वो उसे मानना चाहें तभी। क्योंकि अभी आपने देखा था रशिया यूक्रेन की वॉर थी, कोई इंटरवेंशन कुछ नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि वो कंट्रीज ही नहीं मानना चाहती थी। तो इंटरनेशनल लॉ इतनी इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। बट येस, जहां पर उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए तो उनको इन्फोर्सेबल भी कराया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है, मेन क्रक्स यही है कि मेन सोर्स इंटरनेशनल लॉ की क्या होती है, ट्रीटीज होती हैं और कस्टम्स होते हैं। फिर आ जाते हैं अवार्ड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। अब इन अवार्ड्स का क्या मतलब होता है, ऑर्डर और अवार्ड में फर्क होता है, डिक्री में भी फर्क होता है। तो अवार्ड जो है बेसिकली, जैसे उन्होंने कोई फाइनल वो दे दिया कि हाँ रिलीफ प्रोवाइड कर दिया, एक तरह से एक रिलीफ प्रोवाइड कर दिया। अब वो रिलीफ जो है ना वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, जब दोनों पार्टी समझौते पे आती हैं। तो जब दोनों पार्टी समझौते पे आई हैं तब भी हम उसमें भी क्या है, उसको एक रेफरेंस ले सकते हैं, बट अगेन इट इज अ सब्सिडरी सोर्स। नेक्स्ट इज डिसीजन ऑफ म्यूनिसिपल कोर्ट्स। अब म्यूनिसिपल कोर्ट्स के डिसीजन के बारे में जब हम बात करते हैं, म्यूनिसिपल कोर्ट के डिसीजंस क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक मटेरियल एविडेंस छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अब कंट्री के लॉ है, कंट्री के जो लॉ है उन्होंने कुछ ना कुछ हद तक कोई फेयर डिसीजन दिया है, उनको कंसिडर करके भी इंटरनेशनल लॉ बनाई जा सकती है। फाइनली हम आते हैं राइटिंग ऑफ द जूरिस्ट पर। मतलब ये बोल रहा है कि टीचिंग्स जो प्रोवाइड की जाती हैं क्वालिफाइड जूरिस्ट के द्वारा अलग अलग नेशंस में, वो भी सोर्स बन सकती हैं, सब्सिडरी सोर्स बन सकती है इंटरनेशनल लॉ की। कभी कभी उनकी भी ओपिनियन को नोटिफाई किया जाता है। जनरली इंटरनेशनल कोर्ट में ये देखा जाता है कि जब भी वो एक पर्टिकुलर जजमेंट डिलीवर कर रहे हैं ना, तो वो उस पर्टिकुलर चीज में साइट करते हैं इनके दिए हुए राइटिंग्स, इन जूरिस्ट के राइटिंग्स को। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से बेस बना सकते हैं आपके इंटरनेशनल लॉ में,
मतलब सब्सिडरी सोर्स, एज आई ऑलवेज से बार बार बोल रही हूँ, सब्सिडरी सोर्स इनडायरेक्ट सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स नहीं है। इक्विटी क्या है? ये एक सोर्स है, अगेन कैसा? सब्सिडरी सोर्स। लेकिन इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इस इक्विटी को यूज करते हैं कि जब हमने फेयरनेस के बारे में बात करनी है कि किसी कंट्री के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए, रीजनेबलनेस होनी चाहिए, रीजन होना चाहिए उनके पास। जब एक जज एक पर्टिकुलर जजमेंट लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जजमेंट की कंक्लूजन तक वो कैसे पहुंचे उसका रीजन प्रोवाइड करते हैं। तो रीजनेबलनेस भी होनी चाहिए, फेयरनेस बेसिकली। और पॉलिसीज ऑफ सेंसिबल एप्लीकेशन ऑफ मोर सेटल्ड लॉज, मतलब बेसिकली अब पॉलिसीज भी एक तरह से सोर्स बनती हैं जहां पे सेटल्ड लॉज के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। रान ऑफ कच्छ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब ये पर्टिकुलर जो केस था, इसमें क्या हुआ था कि रान ऑफ कच्छ के बीच में एक ना उनके बीच में ट्रीटी साइन हुई थी 1968 में, जिसमें इक्विटी को बोला गया कि इक्विटी फॉर्म है किसका? इंटरनेशनल लॉ का, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एंड इक्विटी एज अ लीगल कंसेप्ट इज अ डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी कि इक्विटी, रीजनेबलनेस को जब हम ध्यान में रखते हैं, फेयरनेस को ध्यान में रखते हैं, तो उससे क्या होता है, इक्वालिटी प्रोवाइड करने से इंटरनेशनल लॉ में ना बिल्कुल परफेक्ट जस्टिस प्रोवाइड की जाती है। ये नहीं कि वी आर सपोर्टिंग इंडिया और वी आर सपोर्टिंग पाकिस्तान, नहीं, रीजनेबलनेस है हमारी कि हमारे पास एक रीजन है, इस कंक्लूजन पे हम निकल के आए हैं। अब हम आते हैं फाइनल पार्ट, रेजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली। अब रेजोल्यूशन क्या होते हैं? रेजोल्यूशन अगर हम बात करें तो ये सब कौन कौन होंगे रेजोल्यूशन के अंदर? जनरल असेंबलीज, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गए, ये सब क्या कर रही है? जनरल असेंबलीज है आपकी। ये एक इकट्ठे ही मिलकर एक रेजोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, या फिर 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स उसके फेवर में होने चाहिए, तभी उससे रिलेटेड जो लॉज है ना, उस वहां से रिलेटेड लॉज निकल के आ सकती हैं, अदरवाइज नहीं निकल के आ सकती। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये सब्सिडरी सोर्स है। जनरल असेंबली की अगर हम बात करें तो ये दो तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये जो हमने चार्ट बनाया ना उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए है। ये सोर्स ही है, मतलब यहाँ से लॉ निकल के आ रही है अगर सिर्फ इसी कंडीशन पे कि जनरल असेंबली यूनानिमसली डिसीजन ले, एक साथ मिलके ले, या 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई पर्टिकुलर चीज में अगर वो डिसीजन लेती है, कमीशन बनाती है, लॉ कमीशन बनाती है, कोई एक्स्ट्रा मतलब अलग वो बनाती है, तो वो तभी वो एक सोर्स बन सकती है लॉ बनाने के लिए। जनरल असेंबली के बारे में अगर हम बात करें तो वो दो तरह से परफॉर्म करता है लॉ के फंक्शंस। पहला एग्रीमेंट्स बनाने में, और दूसरा कैसे? ट्रीटीज थ्रू सब्सिडरी लॉ मेकिंग। सब्सिडरी मतलब अगेन ऐसी ट्रीटीज बना दी और फिर फाइनली क्या है, साइड में इनडायरेक्ट वे में लॉज बनाएगा, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन हो गया, या फिर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे इन पर्टिकुलर सब्सिडरीज लॉ मेकिंग बॉडी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना भूलना मत प्लीज़। आपकी छोटी सी एफर्ट्स मेरी मेहनत को थोड़ा सा मोटिवेट कर देती है। थैंक यू सो मच।